नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। नाउ हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। Now, what is the application of Gauss law? Gauss law is used to find out electric field for a charges having certain kinds of symmetry. यदि चार्जेस में कोई सिमेट्री है तो हम उसकी वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस इज कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग straight uniformly charged wire, that is field due to an infinitely long uniformly charged वायर। तो हमको किसी बहुत लंबे वायर के, जो कि स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग, और ये स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट भी होना चाहिए, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो ऐसा कोई वायर हो। नाउ लेट अस टेक ए वायर which is straight and it is extended up to infinity from both the ends, so it has no ends। ये infinitely charged है और इसका कोई end नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर फील्ड निकाली जाए जो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर हो। तो उसकी वजह से हम पाना चाहते हैं फील्ड, जबकि ये जो वायर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ऐसे। सो इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, तो हम इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट? एक तो है कि हम कूलम्ब्स लॉ से निकालें। कूलम्ब्स लॉ से छोटे छोटे सेगमेंट कर लें, इतने बड़े बड़े, तो छोटे छोटे सेगमेंट्स लेंगे तो ये dl होगा, बहुत छोटा सेगमेंट। अब ज़रा सोचो इसकी वजह से यहाँ फील्ड क्या होगी। तो यहाँ पर फील्ड निकालोगे इसकी वजह से तो इधर की तरफ होगी, वो फील्ड DE होगी, ऐसा होगा। ऐसे हर एक की वजह से निकालो, उसके बगल वाले की वजह से तो वो भी DE होगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारी फील्ड निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक एलिमेंट होगा, छोटा सा DL, उतने ही डिस्टेंस पे ले लो, और उसकी वजह से फील्ड निकालो तो वो भी, चूंकि ये सेंट्रल फोर्स है तो इधर की ओर फील्ड होगी और वो भी DE होगी, ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फील्ड ऐसे होगी। और सिर्फ एक दो एलिमेंट नहीं, ऐसे न जाने कितने एलिमेंट होंगे। फिर हम उसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर होगा, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये इसका इधर का और इधर का कैंसिल हो जाएगा और इधर का जुड़ जाएगा। ऐसे सभी कंपोनेंट्स का जुड़ जाएगा और नेट फील्ड आएगी। However, it is a tedious task and involves a long process of integral, but Gauss law facilitates us to find out electric field at a distance r from a straight uniformly charged infinitely long wire। तो ये तो हम कूलम्ब्स लॉ से ऐसे निकालेंगे कि सभी जगह से वहाँ आर भी बदलेगा, फिर एंगल भी बदलेगा, और इस तरीके से हमको वो सारा इंटीग्रल का मेथड करना पड़ेगा। बट दैट ऑल्सो वी विल सी एट लेटर स्टेज ऑफ द चैप्टर कि हम कूलम्ब्स लॉ से भी ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। हाउएवर अभी हम पहले सीखते हैं कि गॉस लॉ से हम ऐसा कैसे करें। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लें आप,
और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और स्ट्रेट वायर है। एंड यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। आपसे कहा गया है कि आर डिस्टेंस पर इसकी वजह से फील्ड निकालो। जहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है तो यहाँ पर एक ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस ले लीजिए जो यहाँ से आर डिस्टेंस से होकर जाती हो। सो दिस इज हाइपोथेटिकल इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस, जिसको कि कह सकते हैं गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस बना ली है, और जब इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज हो तो गॉसियन सरफेस चार्ज से होकर के भी जा सकती है। ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है, यहाँ भी क्लोज्ड है, यहाँ भी क्लोज्ड हो, चारों तरफ जैसे क्लोज्ड सिलेंडर होता है। तो हमने एक ऐसा क्लोज्ड सिलेंडर बना लिया है जो यहाँ पर आर डिस्टेंस पे हो, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए। तो अब हम गॉस लॉ को देखेंगे कि कैसे अप्लाई करें और आसानी से फील्ड निकाल लें। ये मेथड तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बाद में मैं बताऊंगा और हो जाएगा आराम से, लेकिन अभी तो देखने से ऐसा लग रहा है। तो हम गॉस लॉ से कैसे निकालें, तो ज़रा देखें कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम देखें तो हर पॉइंट पर एक कोई वायर है और चार्ज है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रख दो, प्लस चार्ज, तो वो कहाँ भागेगा, इधर भागेगा, और यहाँ रख दोगे तो इधर भागेगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब कि अगर इस तरीके से देखो, मैं ऊपर के सरफेस की बात बता रहा हूँ, ये एक चार्ज है इसमें से होता हुआ, और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, हर पॉइंट पे यही हालत होगी। तो इस पर यहाँ पर चार्ज रखोगे तो इधर भाग जाएगा रेडियली आउटवर्ड, यहाँ रखोगे तो वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। इस तरीके से हर पॉइंट पर रखा हुआ जो भी चार्ज है वो दूर भागेगा, तो फील्ड भी उसी तरीके से होगी। तो मैंने इस वायर से आर डिस्टेंस पे फील्ड देखी तो ये रेडियली आउटवर्ड हुई। ऐसा हर पॉइंट पर होगा। मान लीजिए आप नीचे भी एक सरफेस बना लें इसमें ऐसे, तो यहाँ पर भी होगा, और हर पॉइंट पे होगा, एक दो पॉइंट पे नहीं, ये हर पॉइंट पर होगा। इस तरीके से तो ये चीज़ हो जाएगी। तो हम ये जान रहे हैं कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसमें जो सिलिंड्रिकल एक्सिस है, जिस हाइपोथेटिकल सिलेंडर को हमने यहाँ पर दिखाया है, तो उस सिलिंड्रिकल एक्सिस में जो फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। कहीं पर भी चार्ज छोड़ोगे तो सिलिंड्रिकल एक्सिस से दूर भागेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वो फील्ड दिखा दी है, उसी का ये यहाँ पर मैग्निफिकेशन किया गया है। ऐसा ही नीचे भी होगा, फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी ऐसा। अच्छा, तो फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगी, यहाँ पर भी आउटवर्ड होगी, फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। और इस पॉइंट पर जरा देखो सरफेस एरिया कैसा होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जैसे फील्ड रेडियली चारों तरफ है, तो सरफेस एरिया भी तो एरिया वेक्टर भी तो कर्व्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बना लीजिए, ये लीजिए। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं दिस इज S1 एरिया वेक्टर, जो कि कर्व्ड सरफेस के लिए लिया, ये 1 ले लिया कर्व्ड सरफेस को। तो ये S1 हो गया। आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E हो गई, और E और S1 अलॉन्ग हैं, तो थीटा क्या हो गया, 0। और ऐसा हर एक कर्व्ड पॉइंट के लिए होगा। जैसे यहाँ देख लो, हर कर्व्ड पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो फील्ड जिधर जाएगी, फील्ड यहाँ से फील्ड बाहर जाती हुई, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी बाहर जाता हुआ। तो ये हो गया S1 वेक्टर, और दूसरा E। सो बोथ आर प्रोट्रूडिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर थीटा हमने 0 ले लिया, इसी चीज़ को यहाँ दिखाया है। नाउ
इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ऊपर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर इसे बना दिया है, ये देखिए। सो इसे S1 कहा, आप इसे S2 कह दें। तो जो S2 है वो परपेंडिकुलर है। हाँ, फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, देखो इतने सारे कंपोनेंट हैं और कोई भी कंपोनेंट, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर E और S के बीच में जो रिलेशन है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि E डॉट एस हमें देखना होता है फ्लक्स निकालने के लिए। तो हमेशा E, तो E तो हमने देखा कि इट इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम सिलिंड्रिकल एक्सिस। तो E तो इधर इधर निकला हुआ है और सरफेस एरिया ऊपर है, तो हर स्थिति में ये इससे 90 डिग्री पर है। ऐसा ही S3 में देखो, तो जो एरिया वेक्टर है वो क्लोज्ड सरफेस में हमेशा बाहर की ओर ही निकलता है। तो ये S3 हुआ, और फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, हर स्थिति में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। नाउ अब जरा देखें कि हम इस केस में क्या लिख सकते हैं कि इन इनफाइनाइटली लॉन्ग straight charged conductor field is radially outward from length of wire. Field is radially outward from length of wire. Let us draw a Gaussian surface of cylindrical shape around it, taking length of wire as cylindrical axis. Let us draw a Gaussian surface. हम एक इसके चारों तरफ काल्पनिक गॉसियन क्षेत्र बना लें। गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकली शेप्ड, सिलिंड्रिकली शेप्ड हमने एक गॉसियन शेप बना ली है, ठीक है। फ्रॉम सेंटर ऑफ हुज सिलिंड्रिकल एक्सिस द वायर पासेस, एंड द वायर पासेस, जो वायर है passes through its cylindrical axis. ये चीज, वो जो वायर है वो इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस से पास होता हो, ऐसा हमने बना लिया। यहाँ पर ये फिगर है, उसी को समझाया है, यही बना लिया आप, ये फिगर ये बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, इस यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो अब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे। आप इसमें देख लो कि कितना चार्ज है, कोई भी एक लेंथ ले लो और उसकी लेंथ क्या है, तो आप लेमडा निकाल सकते हो। लेमडा निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दैट इज इक्वल्स टू, एक लाइन सेगमेंट ले लें और उसका चार्ज ले लें, तो बस आप Q/L कर दें। तो जितना चार्ज है किसी लाइन सेगमेंट पे लेंथ से डिवाइड कर दें, बस लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो पूरा वायर तो आप नहीं देख सकते हो। हाँ, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यही इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अब जरा देखें इस केस में, तो नाउ यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि एंड द वायर पासेस थ्रू सिलेंड्रिकल एक्सिस, तो ये इसके सिलेंड्रिकल एक्सिस से ये पास हो रहा है वायर। अच्छा, सो इसमें जो पास होने वाला फ्लक्स है वो कितना हुआ, इसमें से तो बहुत सारा फ्लक्स निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है। अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे फ्लक्स निकल रहे हैं।
यहाँ से भी फ्लक्स निकल रहे हैं। तो ये तो मैंने ऊपर नीचे की सरफेस बताई है, और हर पॉइंट पर न जाने इसमें कितनी सरफेसेस होंगी और कितने सारे ऐसे फ्लक्स निकलेंगे, हर सरफेस से निकलेंगे, ऐसे बहुत सारी सरफेसेस हो जाएंगी, ये देखिए। और हर सरफेस की यही स्थिति होगी कि हर एक से ऐसे ऐसे निकलेगा। तो जो टोटल फ्लक्स है, क्योंकि वो इसके पीछे भी होगा, तो ये एक तरीके की बहुत सारी हमने इनफाइनाइटली डिस्क ले ली और सब में ऐसे निकलता रहेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा। सो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस क्या होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है वो मान लीजिए आप कि एल लेंथ की हमने बनाई है। ये हमने ये जो इसकी लेंथ ली है ये एल ले ली। अच्छा, आर डिस्टेंस पे हमको फील्ड चाहिए थी, तो ये तो आर ही हुआ और ये एल लेंथ की है। तो जो भी टोटल फ्लक्स होगी गॉसियन सरफेस से, तो वो क्या होगी? वो तीन तरीके का फ्लक्स होगा। सो फाई इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। लेकिन अब आप यहाँ देख लें कि जो यहाँ पर 3 और 2 है, so as the area vector associated with S2 and S3 is perpendicular to field, फील्ड इसमें रेडियली आउटवर्ड है और ये ऊपर है और ये भी नीचे, तो है तो परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर दिखाया भी हुआ है। सो और यहाँ अलोंग है। सो एज एरिया वेक्टर in case of S2 and S3 is perpendicular to field, so it is not associated with any flux, so flux associated with it is zero, associated with them, उसमें से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो वैसे फार्मूला फाई का क्या होता है? ई एस कॉस थीटा, कॉस ही 90 हो जाएगा, तो फिर वो जीरो ही हो जाएगा। इसी तरीके से 2 और 3 के केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई एस कॉस 90 ई एस कॉस 90 दोनों में यहाँ पर 90 लग जाएगा। विद देम इज जीरो, तो जीरो हो गया। तो ये चीज़ हमने देख ली कि इन सबसे नहीं होगा, सेकंड और थर्ड का जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज फाई 2 इज इक्वल्स टू फाई 3 इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि सरफेस एरिया और साथ ही साथ फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया बताइए? सिर्फ फाई 1। अच्छा, फाई 1 क्या है? तो फाई 1 जो भी है दैट इज ई डॉट S1, ई डॉट S1 हो गया। ये देखिए, तो अब ई का तो हमको पता नहीं है ई कितना है। हाँ, फ्लक्स का कोई और फार्मूला होता है तो हाँ, एक गॉस लॉ हमारी मदद के लिए आएगा। फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के लिए तो हमने मान लिया था कि लेमडा जो है वो क्यू बाई कुछ एल आपने लेंथ ली थी, तो अब ये इन दोनों में ये क्यू चार्ज इसके अंदर वाला चार्ज है। मान लीजिए मैंने इसी के अंदर का चार्ज देख लिया, तो टोटल चार्ज क्यू जो है वो सिर्फ इसी के अंदर अंदर है। तो ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टोटल चार्ज स्मॉल क्यू ले लें, क्योंकि मैंने नीचे स्मॉल क्यू दिखाया है। यहाँ पे ये गॉस लॉ है ना, तो इसमें स्मॉल क्यू दिखाया है, तो स्मॉल क्यू लिख लीजिए। तो जो भी हो, यहाँ कोई बात नहीं, क्यू बाई एल लिख दिया।
क्यू बाई एल का मतलब इसके अंदर क्यू चार्ज और एल से डिवाइड कर दिया, हो गया लेमडा। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसा हमने पहले भी बताया। तो लेमडा निकाल लिया। अब जरा देखिए, तो लेमडा क्या हुआ? लेमडा इज क्यू बाई एल। तो हमारी जो गॉसियन सरफेस की लेंथ थी उतने लेंथ ऑफ वायर में क्यू चार्ज था। तो क्यू का क्या फार्मूला हुआ? लेमडा एल। क्यू की जगह आप क्या डाल देंगे? 1/एप्सिलॉन नॉट लेमडा एल डाल दीजिए। यहाँ से देख लीजिए, लेमडा इज क्यू बाई एल। तो क्यू क्या हो गया? कितना उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस पे? तो लेमडा। इधर आइए, तो ई का तो हमें पता लगाना है। अच्छा, S1 क्या है? तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है किसी भी सिलेंडर का कितना होता है? 2πr/L। सो 2πr इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो हम ये भी लिख लें, E इंटू 2πr/L इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यों लिखा कॉस 0 डिग्री? देख लें जरा। सो कॉस 0 डिग्री हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ई और एस चारों तरफ अलोंग है। यहीं देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जा रही है और एरिया वेक्टर भी हर तरफ बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों हमेशा जीरो ही होंगे, हमेशा अलोंग होंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे इसलिए अलोंग होंगे। तो हमने यही चीज़ की है, ई लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड लिख दिया और कॉस 0 लिख दिया है। अच्छा, कुछ चीज़ें देखिए कि दोनों तरफ से एल और एल कट गया और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2πr को भी नीचे ले लीजिए और e को यहीं रहने दीजिए। देख लीजिए cos 0 1 होता है, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, 1 है ये। सो इट इज इक्वल्स टू, वरना ब्रैकेट में लिख लीजिए कि cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख लें आप, ये लिख लीजिए। तो e क्या हो गया? 1/, तो यहाँ पर फार्मूला लिख लें, 1/2π एप्सिलॉन नॉट, 1/2π एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। एंड फिर क्या बचा? लेमडा बचा और आर बचा। सो ई इज 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, ये चीज़ हो गया। हाँ, आप कहेंगे कि ई है तो एक वेक्टर भी दिखाएं। तो अगर आप इसमें वेक्टर दिखाना चाहते हैं तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकाला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड। वेक्टर भी दिखाना चाहते हैं तो इसमें आप क्या करें कि E इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लें। सो E इज इक्वल्स टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर एन कैप वेक्टर, वेयर एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। सो इट इज रेडियल यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द वायर, वेयर n cap is radial unit vector normal to the wire। ये देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि जो हम सिंगल चार्ज लेते हैं और उससे r डिस्टेंस पर फील्ड निकालते हैं तो उसका डिपेंडेंस आता है 1/r²। और जब हम डाइपोल लेते हैं +q -q और इससे r डिस्टेंस पर हम यहाँ से r डिस्टेंस पर फील्ड निकालते हैं तो E 1/r³ के प्रोपोर्शनल आ जाता है। और जब हम लेंथ ऑफ वायर लेते हैं जो बहुत लंबी है और उससे r डिस्टेंस पर फील्ड निकालते हैं तो वो E आता है 1/r के प्रोपोर्शनल। आप देख लीजिए, सिंगल चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पर आपने फील्ड निकाली तो फील्ड ऐसे होती है। जो भी हो,
लेकिन वो 1/r² के हिसाब से होती है, 1/4πε0 q/r²। यहाँ पर क्या होता है 1/4πε0 2p/r³। तो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब लीनियर चार्ज लिया तो वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने देख लिया कि इस केस में ये r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल ही ना हो? क्या ऐसा कोई केस हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। अगर एक प्लेन शीट है और वो इनफाइनाइटली लॉन्ग तक एक्सटेंडेड है, प्लेन शीट हो जो कि बहुत दूर तक चारों तरफ जा रही हो, तो ऐसे केस में वो उसकी आर से इंडिपेंडेंस होगी। यही हमारा अगला केस बनता है। तो ये जो अगला केस है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गई कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दिखा दिया है, यहाँ भी वेक्टर लगाइए, और ये एन कैप को हमने बता दिया है, इट इज़ यूनिट रेडियल वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द वायर। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।